Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another leg of digital signal processing. I hope all are you fine and healthy during this COVID situation. ओके तो आज हम नेक्स्ट लैब करेंगे। प्रीवियस लैब जो है हम परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको पूरी डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह जो है थी उसमें मैनुअल की कार्य कर दिखाया था। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी, जेड ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म करना और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम जो थ्योरी में पढ़ रहे थे वो तो हम कंप्यूटर मैथमेटिकल बैकग्राउंड किस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। अब वहाँ पे अपने नोट किया होगा, हमें हर चीज़ के लिए कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो काम हम मशीनों से करवा सकते हैं कंप्यूटेशन, इसलिए तो कंप्यूटर होता है। तो अब वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो हम जो आज मेटलैब में उसको परफॉर्म करेंगे, तो मेटलैब इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा टूल है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज डेवलप हो चुकी हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम तो जो थ्योरी में कर रहे थे वो तो हम छोटे मतलब रिलेटिवली इजी और स्मॉल मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम मैन्युअली करते हैं, मगर उसमें भी बहुत हमारा टाइम जाता है और उसमें एरर का चांस ज़्यादा होता है, प्लस माइनस का। अक्सर ये एरर्स हमसे मतलब ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो मशीन में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रॉब्लम्स को विद इन कंपेरेटिवली ह्यूमन बहुत कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी नजरे से हम आज जो मेटलेब परफॉर्म करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म का एक क्विक रिव्यू, क्योंकि हम थ्योरी में तो पढ़ चुके हैं। जेड ट्रांसफॉर्म जो क्या होता है, एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को हम टाइम डोमेन से एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? उससे हमें सिस्टम सिग्नल सिस्टम्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सके, मज़ीद हम उसमें इंसाइट्स ले सकें सिस्टम के बारे में कि उसमें सिस्टम कहाँ पे, उसकी लिमिट्स, उसके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन के लिए हम ये टूल मतलब डेवलप हुआ है। तो उसमें अच्छा, ये जो जस्ट लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह है, जिस तरह हमारा जो सिग्नल सिस्टम में हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए लैप्लास का एक डोमेन था हमारे पास, एग्जैक्ट सेम तरीके से यहाँ पर ये जेड ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, तो जेड ट्रांसफॉर्म के भी दो हैं, एक है यूनिलेटरल जो जिसमें n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक होता है, और दूसरा है बायलेटरल जिसमें माइनस n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक समेशन साइन होती है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। तो ये तो जनरल है, फार्मूला है इसमें। ठीक। अच्छा, अब आज उसके बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में, इसमें जिस तरह मैं जिक्र करता कि हमें सिस्टम के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली स्टेबिलिटी के बारे में कि सिस्टम स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, किस इनपुट पे किस तरह का बिहेवियर होगा, और ये क्या होंगे, क्या क्या जीरोस पोल्स होंगे, किस कंडीशन में किन किन वैल्यूज पे वो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, एंड सो मैनी फैक्टर्स जो कि हमें इसमें मिलते हैं। तो इसमें हम जो निकालेंगे आज, इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सिस्टम का क्या है, जिससे हम कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो तो पहले सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को भी हम पढ़ चुके हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो चीज़ है जो वो वैल्यूज ऑफ जेड, मतलब हम उसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, वो वैल्यूज ऑफ जेड जहाँ पर वो स्पेसिफिक ट्रांसफर फंक्शन जिस जो है ना उसमें कोई कंप्यूटेबल फाइनल वैल्यू हो। ठीक है, ये है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि थ्योरी में हम अच्छा खासा कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर मैटलैब के पे फोकस ज़्यादा हूँ इसलिए, क्योंकि इस कंप्यूटेशन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, तो पहले आते हैं मैटलैब पे जेड ट्रांसफॉर्म परफॉर्म कैसे करते हैं। तो मैं इस पे आपके सामने परफॉर्म करते जाऊँगा। इसमें मैटलैब में हमारे पास ये जो परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक जो क्या कहते हैं, एक और टाइप है, वो है सिंबलिक फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। नॉर्मली हम मैटलैब में जब भी परफॉर्म कंप्यूटेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि आपको वो कुछ इस तरह से होते हैं, मिसाल लो आप a इक्वल टू 10 देते हैं, b देते हैं, कोई ना कोई आपको नंबर्स में आउटपुट आ रहा होता है, आपको एज ए एनालिटिकल सॉल्व नहीं करते।
तो एनालिटिकल सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास जो है ना एक सैम्पलर फॉर्म है, तो उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मिसाल और ये एक फॉर्म है। अब यहाँ पे कोई इसका आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना। अब ये देखो यहाँ पर n का कोई वैल्यू में पता नहीं, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मगर एक जनरल फॉर्म है। अब ये एनालिटिकल फॉर्म में आ गया। अब इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, किस तरीके से निकालेंगे, वो अभी हम देखते हैं। तो मैटलैब में इस तरह के इक्वेशंस के लिए हमारे पास होता है सैम्पलर फॉर्म। तो मैं आपको वो आपको ठीक है, तो फिर मैं मैटलैब पे चलता हूँ। यहाँ पर मैं ये आपको अच्छा ये सैम्पल फॉर्म, इसमें क्या करते हैं हम सैम्पल फॉर्म में लगाने के लिए पहले वो लिखने पड़ते हैं कि हम किन किन को क्या क्या एज ए वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं। मान लो एस वाई जेड और एन, एन हमारा जो है एज ए सैंपल के तौर पे यूज हो रहा होगा, और जेड जो हमारा, क्योंकि ये जब जेड ट्रांसफॉर्म में होता है तो उसके लिए ये यूज हो रहा होता है। तो हम दोनों जिन जिन वेरिएबल जिनको हम एज ए एनालिटिकल वेरिएबल्स है हमारे, उनको लिखेंगे सिम्स एज जेड एन। इट मीन्स इसका मैटलैब को पता चल जाएगा ये मेरे एज ए एनालिटिकल वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई हमें वैल्यू असाइनिंग नहीं करनी होगी, ये डायरेक्टली एज ए वेरिएबल के तौर पे यूज होंगे। उसके बाद सिंपल हमें लिखना क्या पड़ेगा, ये इक्वेशन लिख के उसके लिखना है जेड ट्रांस। जेड ट्रांस एक फंक्शन है जिसमें हम जो भी इक्वेशन पुट करेंगे वो हमें उसका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ जेड डोमेन निकाल के दे देगा। तो मैं इसको आपके सामने पूरा परफॉर्म कर रहा हूँ। 1 और ये इक्वेशन जेन में रखें, 1/16 होल पावर n, ये हमारा इक्वेशन है। सो लेट्स मूव टू द मैटलैब। सो पहले मैटलैब से आप लोग सारे वाकुफ हो चुके हैं, तो मैं कमांड विंडो पे ही ये परफॉर्म करूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, एज पर द रूटीन जो मैंने आपको पहले बताया है, क्लियर आर क्लोज आर जो है हमेशा हम यूज करते हैं। अभी तो वैसे ही मेरे इस मैटलैब में कोई चीज़ है नहीं। ओके, एस वाई एम एस सैम इसको एस वाई एम एस जेड एन एन, ये दो मेरे वेरिएबल है, सैम्पल वेरिएबल। अब मैं जो हो देखें आपके यहाँ पर ये सेव भी हो गया। अच्छा, अब मैं इक्वेशन कौन सी, इज इक्वल टू 1/16 होल पावर n, होल पावर n, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखो उसने सॉल्यूशन नहीं निकाला है, क्योंकि मैंने इसको सैम्पल बता दिया तो उसने इसको एज ए सैम्पल के तौर पे लिया। अदरवाइज अगर होता तो एरर देता कि n की कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई। तो ये ड्यू टू द सैम्पल फॉर्म। इसी जगह पे मैं फॉर सपोज अगर लिख दूं v इज इक्वल टू 4r, एरर देगा कि r डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का एरर दिया कि r डिफाइंड ही नहीं है। सो चलो मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ, और ये सारा हमारा ठीक है। एस वाई एम एस जेड एन ए इज अच्छा ठीक है, ए इज इक्वल टू 1/16 होल पावर एन। ठीक है, इसका मुझे ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म। तो मैं जेड ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, टी आर मैंने उसमें सेव करवा रहा हूँ, जेड ट्रांस। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एक फंक्शन होता है प्रिटी। प्रिटी क्या करता है, जो आपने ये जो हमें नजर आ रहा है ना डिवाइड और ये, वो सही हुआ है, मगर हम जनरली डिवाइड जो होता है वो हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर को वो उसके कंधे पे लिखते हैं नंबर के एन। सो इस तरह की चीजें हम जो लिखते हैं ना, मैटलैब तो समझ जाता है एज ए कंप्यूटर के तौर पे, मगर इस तरह की चीजें हमें एज ए ह्यूमन समझ में मुश्किल आती है। हम जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि डिवाइड को होल करके लिखो, तो इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिटी का, उसको हम यूज करते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें शायद ओके, ये हमारे पास प्रिटी ठीक है,
ये जिस तरीके से आ गया, ये यहाँ पे देखो z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 ओवर 16, तो यहाँ पे z डिवाइड होल डिवाइडेड बाय 1 z ओवर 1 ओवर 16, तो प्रॉपर तरीके से उसने लिखा है। बाकी कोई इसमें मैथमेटिकली चेंजेस नहीं करता ये फंक्शन, एक सिर्फ प्रिटी लुक में लेके आता है इक्वेशन को जो कि ह्यूमन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया Z। अब एग्जैक्ट द सेम वे हम जो है इसी से इन्वर्स भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई जेड ट्रांस। तो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज़ें जो है समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी फंक्शंस को जिक्र करूँगा। सो मैं आता हूँ इसमें 3z ओवर z प्लस 1। अच्छा, मैं बल्कि इसी को ही कॉपी करता हूँ। अच्छा, बल्कि इसको भी नहीं, ये पार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे, मैं इसी क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसमें लिखी हुई है, इसकी आपके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, एस वाई एम एन एस जो है ना ऑलरेडी हमारा वेरिएबल डिफाइंड है, और मैं जो हूँ क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जी इज इक्वल टू, ये जो हमने क्वेश्चन अभी पुट की थी 3z ओवर। अब इसको मैं ओके, एक एक्स्ट्रा आ गया था ये हमारा। अब ये इक्वेशन मेरी जो थी 3z ओवर z प्लस 1, ये इसमें सेव हो गई। अब मैं इसका लूँगा इनवर्स ट्रांसफॉर्म। मैं इसको सेव करवा रहा हूँ आई जेड टी आर, आई जेड मतलब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ये मैंने अपना तरफ से डिफाइन कर दिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आई जेड ट्रांस मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और इसी जी जो मैंने इक्वेशन पुट की है इसको मैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इन द टाइम डोमेन ये आ गया। इसको भी मैं एज ए प्रिटी यूज कर सकता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आई जी में मैंने सेव किया हुआ, तो देखो ये जो पहले पावर यूं आ रहा था अब ये आ रहा है, तो एक प्रॉपर लुक जिस तरह में हम लिखते हैं तो चीज़ें नजर आ रही हैं। सो ये तो हमारा इसमें ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक पढ़ा था कि जेड ट्रांसफॉर्म और उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू। तो ट्रांसफर फंक्शंस में फिर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक डिनोमिनेटर दूसरा न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे जो हमारे पास आते हैं, तो जो जहाँ पे डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर सॉरी, तो z की वो वैल्यू जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको वो कहते हैं जीरोज, और जो z की वो वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए उसको हम कहते हैं पोल्स। मतलब एक्चुअल में वो न्यूमरेटर का जो रूट्स होते हैं, यहाँ जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं जीरोज, एंड जो डिनोमिनेटर का जो रूट्स या फैक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोल्स। तो पहले तो हम इन जीरोज एंड पोल्स को निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं, फिर उससे एक हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन। उसमें पता चल जाता है कि वो जीरो पोल जेड प्लेन में किस लोकेशन में लाया करते हैं। ठीक है, उस पे बेस पे हम बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। आई बात समझ में? तो ये तो चीजें हो गई क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी चीजें बताई हुई हैं। जेड प्लेन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा जो रूट्स इक्वेशंस हैं दो, जेड प्लेन लिख के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो जो है लिखो और आपको आ जाएगा। तो उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अच्छा, ये सारा एक हम प्रॉब्लम में वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है हमारा मैं जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी दिखाना चाह रहा था, हाँ यही है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है। अच्छा, तो पहले आते हैं ये प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम जो है ना इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, हमेशा जब इक्वेशन इनवर्स जेड इनवर्स फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी आपको जो जेड की इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव फॉर्म में जेड होते हैं। ठीक है, तो उसको भी फिर इनवर्स में करके करे जो कॉमन लेके हम करते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम थ्योरी में करवाया हुआ है इस तरीके का। तो उसको कॉमन लेके आपको
इनके जो निकालने हैं z इनवर्स में असेंडिंग आर्डर में, मतलब ये z-1 z-2 इस तरीके से होते हैं। कोएफिशिएंट लिखने, अब पहले देखो z0 है इसमें, नहीं है, ठीक है, तो z0 नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि और उनके कोएफिशिएंट लिखने, अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो ये 1 लिखे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो वो 1 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे z0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि z पावर 0 मतलब 1, 1 into 1 1 होगा, तो यहाँ पे ये पहली पोजीशन 1 और इसका z पावर -1 की पोजीशन क्या है -2 कोएफिशिएंट है तो -2, और ये जो है आपके पास 3 है z-2 की, ये तो 3 आ गया। इनके कोएफिशिएंट्स का वेक्टर्स बनाएंगे, उनको सेव करेंगे और उन वेक्टर्स को रूट्स करके लिखेंगे तो हमें इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। अच्छा, इन्हीं ये जो है हमारे पास देखो इनके रूट्स आए हैं, ये वैल्यूज ऑफ z वो वैल्यूज ऑफ z की हैं जिसपे ये जो b है आपके पास ये जीरोस कहलाएंगे और इनको हम पोल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको z प्लेन पे शो करवाने के लिए क्या तरीका होता है, z प्लेन एक मेटले में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है z न्यूमरेटर कामा डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर कामा डिनोमिनेटर, तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि तो ये हमारा ये 0 है जो, और क्रॉस में जो नजर आ रहे हैं ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा दूं, a system is said to be stable if the poles lie inside of a unit circle or the adjacent plane, ठीक है। अगर पोल्स लाया करते हैं आपके, तो वो इसमें पोल्स यूनिट, ये जो यूनिट सर्किल है z का, इसमें इनसाइड लाई नहीं करे, आउटसाइड करें तो ये अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड डिस्प्ले जो है ट्रांसफॉर्म के, वो भी इसी तरीके से ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर FREQZ फंक्शन में इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी फंक्शन लगाया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकाला हुआ, और ये एक और मतलब आप देखो, इसको अगर मैथमेटिकली न्यूमेरिकली हम हैंड रिटन सॉल्व करने बैठ जाएं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी टफ है, और मैटलिब हमें विद इन सेकंड आपके सामने में भी करूँगा करके दिखाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आपके सामने इक्वेशन हमारी क्या है ये, बल्कि मैं इनको एज ए कर लेता हूँ कॉपी, ये पूरा कोड ही मैं कॉपी करके आपके सामने चलाता हूँ। अच्छा, तो इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही, अब मैंने एडिट विंडो में किया अगेन, इसमें पहले जो है मैं 3-4 चीज़ें लिख लेता हूँ, CLC क्लियर आर क्लोज आर, ये तो समझो कि मेरा एक दोस्त इसको कहता है मैजिक कमांड, ठीक है। तो आप उसको मैजिक कमांड्स पहले, इसको मैं नाम रख देता हूँ लेब, आई गेस इसको लेब का नाम दे देते हैं, हमारी कौन सी लेब नंबर 5, एक्चुअली लेब नंबर 6, ओके, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, अब क्या है, उस इक्वेशन के हमने न्यूमरेटर ले लिया, बल्कि इनको जो ना कंफ्यूज ना हो तो इसको नम मतलब न्यूमरेटर और डेन लिख देते हैं ताकि इसको कंफ्यूज ना हो, डेन, और इसके जो रूट्स हैं, सॉरी, ये जो है आपका
नम, ये लेन ए और ये नम, और यहाँ पर नो कामा लेन। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा F5 की कमांड से, तो मेरे सामने ये प्लाट आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो मेरा जो ये रूट्स है ना, ये पोल क्रॉस से पोल शो होते हैं और जीरो से हमारे जीरो शो होते हैं। तो ये आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्किल, हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये हो गया एक हमारा परफॉर्म करने का मेथड। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और सिस्टम लेते हैं। अच्छा, ये तकरीबन चीजें जो ना हम जो करते हैं उसमें एग्जिट सेम ही एक सिस्टम लेते हैं। ये इनके जो है मैं इन्हीं का फ्रीक्वेंसी फ्री नम कमांड दें, फ्रीक्जी FREQZ नम कमांड दें, इसी का ले लेता हूँ। ठीक है, जो आपके सामने ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं फिगर लिख देता हूँ ताकि दोनों का अलग अलग फिगर है, अदरवाइज वो रिप्लेस कर रहा है इसको। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम समझ चुके हैं पहले। मैं F5 कमांड से इसको, ये हमारे पास उसके पोल्स आ गए एंड ये हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया कि मैग्नीट्यूड और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी पाई रेडियंस पर सैंपल, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो मतलब एक हमारा फेज आ गया और दूसरा हमारा मैग्नीट्यूड, दोनों का उसने हमें बता दिया कि किस पे क्या क्या इसका आ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैंने ये जो वेक्टर है ना, सिर्फ ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी के भी बाकी जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट सेम ही रखेंगे। ठीक है, ये क्या है इसका, ये है नम, ये प्लेन, और ये जो है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये पुराने फंक्शन के थे, एक नए फंक्शन का, बाकी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और नम डैम फिगर वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट सेम होगा। तो ये सिर्फ आपके सामने में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया एंड ये इसका, और इसमें भी देखें तो हमारे तकरीबन पोल्स जो हैं सारे इसमें हैं, सिर्फ एक आउटसाइड है, तो इट मीन्स ये भी अनस्टेबल होगा इस। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका फ्रीक्वेंसी इन टाइम रिस्पांस इन टाइम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज रिस्पांस। तो ये मैंने आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखा दिया। अच्छा, ये जो है आपके पास अच्छा, तो इसमें एक और फंक्शन है जो और भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने एक दो जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कमांड भी यूज की हुई है। क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्ट जीरो टू पोल, ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल प्लेन एक फंक्शन है, वो क्या करता है डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन से जीरो जेड प्लेन पे आ जाता है और जीरो पोल्स, ठीक है, में आ जाता है। अच्छा, और यहाँ पे जीरो होंगे फिर पोल्स होंगे, या के जिस तरह जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले न्यूमरेटर का रूल फिर डिनोमिनेटर का रूल। तो इसके लिए मैटलैब में ऑलरेडी एक फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल, और डायरेक्टली जीरो टू जीरो पोल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक इसके रिवर्स भी जीरो पोल से फिर हमारे पास जो है इसका क्या कहते हैं कि जीरो पोल से
हमारा ट्रांसफर फंक्शन में भी हो सकता है, मतलब जीरो पोल पता है वो एंटर करो फिर ट्रांसफर फंक्शन में, तो उसके लिए फंक्शन है ZP2TF, तो ये दोनों फंक्शन, तो मैं इसमें वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक है ये जो Z ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्म्स हैं डिफरेंट, एक तो है रेशनल फॉर्म, फैक्टोरियल फॉर्म। रेशनल फॉर्म में तो जिस तरीके से हम जो है लिखते हैं नॉर्मली जो Z ट्रांसफॉर्म को, एक आउटपुट अपॉन इनपुट रेशनल फॉर्म हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल फॉर्म में हमारे पास एसओएस मेटले में फंक्शन है, उसके थ्रू उसको यूं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आउट जो इनपुट के कोएफिशिएंट्स और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर में इनपुट नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन फैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास मेटलेब का फंक्शन है z जीरो इक्वल्स टू एसओएस, ठीक है। अब ये सारी कन्वर्जन जो मेटलेब खुद करके दे देगा, तो अभी मैं आपको वो पूरा ये, क्योंकि एक जेड कोड लिखा हुआ है पूरा, तो मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो क्लियर आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल्स, वो जीरो पोल्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, जीरो आर पोल्स आर, उसके साथ तीसरा गेन होता है, ये क्या करता है, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले जीरो पोल्स और एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करता है। तो उनको वैल्यूज हमने जेड पी के में सेव करवाया और उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट शो करवाया हुआ है, ठीक है। और अगर पी जो है हमारा उसका रेडियस लिया हुआ है, जो पोल्स का रेडियस, मतलब वो क्या कहते हैं, रेडियस नहीं, वो उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लेके उससे हमें वो जो आपने सर्किल देखा ना उसका रेडियस पता चल रहा है, ठीक है। और उसको भी डिस्प्ले करवाया, फिर जेड प्लेन उनको ड्रॉप प्लेन करवाया, फिर जेड प्लेन जीरो प्लेन से जो जीरो पोल से उस फैक्टोरियल फॉर्म में जो आप सेकंड फैक्टर कन्वर्जन फ्रॉम फैक्टर टू सेकंड ऑर्डर फैक्टर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स जो है उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एसओएस सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स, ठीक। ये भी एक मैटलैब की रिप्रेजेंटेशन है और उसकी जेड ट्रांसफॉर्म की, तो इसको हम करते हैं, मैं रन करता हूँ F5 से। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसका जीरो पोल्स और ये इसका सेकंड ऑर्डर फैक्टर फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली और यही इनका ही इसी बेस पे आपको लैब एक्सरसाइज करनी है। इसमें जिसको भी जो क्यूरी हो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं इस चीज़ को जो भी क्यूरी हो उसको हाईलाइट करके बता दीजिएगा। स्पेशली कभी कभी मैटलैब के डिफरेंट वर्जन होते हैं तो उसमें छोटे मोटे एरर्स आते हैं, तो मुझे स्क्रीन शॉट शेयर कर दीजिए ग्रुप में, तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा जो भी क्यूरी आती है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।